ऑपरेशनल लेवल जो तीनों पेपर है P1, F1, E1, तीनों पेपर में एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 सेक्शन एग्जाम में। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स, सेक्शन बी 50 मार्क्स। इस 20 मार्क्स में MCQ है, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइसेस, और इसके अंदर 5 मार्क्स ईच, 6 क्वेश्चंस, और इसके अंदर 25 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चंस। कोई भी जगह कोई चॉइस नहीं है। यहां भी MCQ 20 मार्क्स का ही दिया रहेगा पूरा करने, यहां भी 5 क्वेश्चंस माने 5 मार्क्स का जो 6 क्वेश्चन 6 ही दिया रहेगा, 7 भी नहीं देगा, और यहां भी 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स। नो चॉइस इन एनी पेपर। द सेम सेटिंग इज एप्लीकेबल फॉर P1, F1, E1। तीनों में इसी तरह एग्जाम में पेपर आएगा, कोई चॉइस नहीं है। ज्यादातर सीमा में खाली स्ट्रैटेजिक लेवल में एक चॉइस है, और कोई पेपर में कहीं भी कोई चॉइस नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का ही अपने को सॉल्व करना है। एग्जाम 3 आवर्स का होता है, और 3 आवर्स के पहले 20 मिनट्स पेपर्स मिल जाता है आपको रीड वगैरह करने के लिए। तो वो 20 मिनट्स में आपको ये सोचना चाहिए कि कौन कौन सा MCQ हमको आता है। टिक लगाने तो नहीं देगा, लेकिन कौन सा MCQ के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि आंसर ये क्यों है। MCQ के अंदर यू हैव टू जस्ट चूज द करेक्ट वन। नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, नो राइटिंग रिक्वायर्ड, इट इज स्पेसिफिकली रिटन। इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन हमको अच्छे से आता है, और इधर एक बार रीड कर लें कि पूरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट 20 मिनट्स शुड बी अलॉटेड विच MCQ यू नो। 5 मार्क्स में कौन सा आपको अच्छे से आता है, और 25 मार्क्स का क्वेश्चन में जो एरिया दिया गया क्वेश्चन के अंदर, वो पूरा क्वेश्चन को रीड कर लेना। चेष्टा करना चाहिए इतना हो जाए। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क 20 मिनट्स में सारा करना, लेकिन करने की चेष्टा। अब जब एग्जाम चालू हुआ, सबसे पहले जो जो आपको आता है वही आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इधर में MCQ जो जो मालूम है वो आंसर दे दिए, इधर जो जो 5 मार्क्स वाला आता है उसका आंसर दीजिए, 25 मार्क्स में जो आता है वो कर ली। पेपर छोड़ के आने से पास होना पॉसिबल नहीं है। आप अगर बोलेगा 99 का किया तो भी हम बोलेगा फेल होंगे। क्यों 99 का किया? यू हैव टू सॉल्व फुल 100 मार्क्स का पेपर पास होने के लिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को जितना किए वैसे आगे बढ़ जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम। यू हैव टू कंप्लीट द पेपर टू पास इन द एग्जाम। इसलिए पूरा करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। 20 मिनट्स को कैसे अलॉट करना है हम लोग बात की, ठीक है। 20 मिनट्स में अगर आपको लगता है कि आप केवल वही वाला पढ़ेंगे वो भी चल सकता है। 25 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए, बिकॉज इधर तो छोटा छोटा चीज लिखा रहता है, आप सीधा सीधी जानते हैं आंसर हो जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए। कि 20 मिनट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, जिससे कि हम एग्जाम एकदम बढ़िया से चालू करें। लेकिन ऑलवेज स्टार्ट विथ दोज थिंग्स विच यू नो। और जनरली हर पेपर में ऐसा चीज जरूर होता है, स्टूडेंट पढ़ के गया है कि फर्स्ट आवर में ही 40 आ जाए, तो फर्स्ट आवर में 30-35 आ गया, इसका मतलब पास तो निश्चित होंगे। बैलेंस 2 घंटा में 10-15 नंबर नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। लेकिन फर्स्ट आवर में ही अगर आपका 5 या 7 नंबर आया, फेल होने वाले हैं। बैलेंस 2 आवर में आप क्या करेंगे? आपका तो माथा खराब हो गया ना। अच्छा पढ़ के भी आदमी फेल होता है, खराब पढ़ के भी पास हो जाता है। बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट तो वो 3 घंटे हैं, वो 3 आवर्स को झेलना। तो घर पे कोई भी पेपर वेबसाइट से निकाल के 3 घंटा में सॉल्व करने का प्रैक्टिस। एक E1 पेपर, एक P1, एक F1, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक पेपर वहां से निकाल लिए, डाउनलोड किए, घर पे रूम बंद करके 3 घंटा एग्जाम दे रहे हैं। 3 घंटा में देखते हैं क्या लिखते हैं, पूरा आंसर कर दिया। उनका आंसर कंप्यूटर पे है, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया एग्जामिनर कमेंट के साथ, उसके अंदर देखा कहां कहां रॉन्ग है, क्या गड़बड़ी है, जैसे कि एग्जाम के दिन कोई गड़बड़ होने का चांस ही ना होना। क्यों हम ऐसा करें कि हम 50 लाए? प्लीज स्टडी फॉर 100 आउट ऑफ 100। माई ऑब्जेक्टिव इज स्टूडेंट शुड गेट 100 आउट ऑफ 100, इवन नॉट 99, एंड स्टूडेंट कैन गेट दैट इफ दे विल स्टडी व्हाट इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग, ठीक है। हर सब्जेक्ट के अंदर P1, F1, E1 के अंदर जो पूरा सिलेबस है अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है,
और अलग अलग पार्ट्स को बताया गया कितना कौन से पार्ट से एग्जाम में पूछा जाएगा, कितना मार्क्स का होगा। तो हम लोग का फोकस अभी किसके बारे में, F1 के बारे में। तो F1 में कितना मार्क्स का वो लोग पूछेंगे, कौन से टॉपिक से, वो बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। F1 का सिलेबस को दे हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए इज 25%, पार्ट बी इज 15%, पार्ट सी इज 60%. पार्ट ए 25% is related to taxation, direct tax, indirect tax, income tax, wealth tax, excise duty, sales tax, any type of tax. 25 marks. ये जो पार्ट ए है ये अपने को पढ़ने में, अगर अपने 1.5 आवर करके पढ़ते 2 क्लास में खत्म हो जाता है। 25 मार्क्स क्लास में अच्छे से 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाता है, विद इन 2 क्लास। जो दूसरा पार्ट है 15% पोर्शन, दैट इज अकाउंटिंग क्या है, कैसे डेवलप हुआ वर्ल्ड में, क्या जरूरत है, जनरल नॉलेज, वाई अकाउंट्स क्या है, कैसे है, IFRS कैसे होता है, ये सब बात है। ये अपने को पढ़ने में फिर से 2 क्लास करीब लगते हैं। बेसिकली उसके अंदर बहुत सारा थ्योरी है, मैं अपने लैंग्वेज में लिखाता हूं कि अपने उसको समझ लेंगे, जिससे कि अपने को बुक पढ़ना ही नहीं पड़े। मैं जो लिखाऊंगा आप वो पढ़ के जाओगे, काम खत्म। हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद उसको बता दूंगा, आपको लिखा दूंगा, डिक्टेट करा दूंगा। यानी कि 2-4 क्लास मान लीजिए उनमें लगेगी। और बैलेंस 60% है, फुल अकाउंटिंग बैलेंस पोर्शन। डिफरेंट IFRS दे हैव कवर्ड, ऑल द IFRS दे हैव कवर्ड। आधा IFRS F1 में है, आधा F2 में है। टोटल IFRS का नॉलेज वो लोग देना चाह रहे हैं थ्रू अकाउंटिंग पेपर। तो अपने को ज्यादा समय वो F3 वाला पोर्शन में ही लगने वाला, माने 3rd पोर्शन में ही लगने वाला है। तो अपने जब क्लासेस कर रहे हैं, पहले वो पूरा 60% पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसको करने में मे बी वी विल बी गेटिंग अराउंड 15 क्लासेस। तो वीकली 2 क्लास कर रहे हैं, 6-7 वीक में अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। मंडे वेडनेसडे करके करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो अपने P1 वाला जो पोर्शन है, जो मेरे को अलग से आप लोगों को पढ़ाना है, वो P1 वाला चालू कर देंगे। और E1 अपना साथ फ्राइडे चल ही रहे, तो इन द मीन टाइम E1 खत्म हो जाएगा। P1 पे ज्यादा फोकस देंगे तो और 1 महीना में वो खत्म हो जाएगा। तो जनरली फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना के अंदर गारंटी है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई स्कोप अपने को मिले तो कुछ दिन छुट्टी भी ले सकते, कोई बोले तो कि नई क्लास करेंगे तो भी चलेगा। और मई महीने में वी विल बी कंप्लीटिंग द पेपर्स। तीनों सब्जेक्ट का जो पेपर्स वेबसाइट पे है उसको अपने अलग से क्लास में सॉल्व कर लेंगे। हम पहला पेपर जब कराता है तो हम सोचते हैं चलो स्टूडेंट नहीं भी करके आए, लेकिन एक पेपर से उसका रिदम बना दिया, पूरा कोर्स पढ़ा दिया, दिख रहा है कि सब चीज वही है जो सर पहले पढ़ाए थे। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेपर से स्टूडेंट सारा करके ले आए, और नेक्स्ट पेपर जब करने बैठे उस लेवल उस सब्जेक्ट का पूरा पेपर एक ही दिन में कंप्लीट कर दिए। यानी कि एक पेपर के लिए अगर एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन पेपर का क्लास करें, उससे ज्यादा चाहिए नहीं है, जस्ट ओनली 2 क्लासेस। तो 2-2 करके अगर 6 क्लास उनमें देंगे, 6 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। तो अपने टारगेट रहेगा कि 10-12 मई तक अपना सारा कंप्लीट हो जाए, और मई में 20 से 25 तारीख के बीच में जो एग्जाम है वो अपने दे पाए। एग्जामिनेशन फीस पे करना पड़ता है 15 मार्च के अंदर, कभी कभी 14 मार्च भी रहता है। आप ऐसा सोचिए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस। तो आप एनरोल कर चुके हैं, एग्जामिनेशन फीस देना याद रखेंगे। फिर से मैं याद दिला दूंगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एग्जामिनेशन फीस हम लोग पे करेंगे। इतना दिन अपने पढ़ भी लेंगे, लेवल भी पता चल जाएगा। 1 महीना 1.25 महीना पढ़ेंगे, कुछ पता तो चलेगा कि कैसा है नहीं है। अकॉर्डिंगली वी विल पे द एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो एक बार खाली इतना लिख लीजिए ना, बिकॉज बार बार स्टूडेंट पूछता है कैसे पेपर आएगा। तीनों पेपर के अंदर सेक्शन A, B, C 3 सेक्शन है। सेक्शन A 20 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन A 20 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन B 30 मार्क्स। सेक्शन B 30 मार्क्स, 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। 30 मार्क्स, 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। And section C 50 marks, 2 questions 25 marks each. Section C 50 marks, 2 questions 25 marks each. 3 hours is the writing time and 20 minutes is the reading time. You can study the paper, आपको क्या आता है नहीं आता है 20 मिनट देते हैं वो लोग।
फिर नीचे लिखेंगे F1, F1 फाइनेंशियल ऑपरेशन, सब्जेक्ट का नाम है F1 फाइनेंशियल ऑपरेशन, F1 फाइनेंशियल ऑपरेशन. The whole subject is divided. The whole subject is divided into three parts. The whole subject is divided into three parts. Part A 25 marks. Part A 25 marks, which includes principles of taxation. Part A 25 marks, which includes principles of taxation. Which includes principles of taxation. That is direct and indirect tax both. That is direct and indirect tax both. Part B 15 marks. Part B 15 marks, which includes Part B 15 marks, which includes 15%, 15 marks. Part B 15%, 15 marks, which includes recognition and ethics. Which includes recognition and ethics of financial reporting. Which includes recognition and ethics of financial reporting. Recognition and ethics of financial reporting. And Part C 60 marks, 60%. Part C 60 marks, 60%. That is financial accounting and reporting. Financial accounting and reporting. Financial accounting and reporting. This includes consolidated financial statement. This includes consolidated financial statement. Consolidated financial statement. ब्रैकेट में IFRS 10. ब्रैकेट में IFRS 10. कॉमा इन्वेंट्री प्रायर पीरियड आइटम्स, इन्वेंट्री प्रायर पीरियड आइटम्स, रेवेन्यू रिकग्निशन, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ब्रैकेट में IFRS 2, ब्रैकेट में IFRS 2, 8, 2,8, 18, 2,8, 18, 24, ब्रैकेट क्लोज्ड. ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, कॉमा, accounting for taxes, accounting for taxes, accounting for taxes, ब्रैकेट में IAS 12, ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा, लीज अकाउंटिंग, ब्रैकेट में IAS 17,
लीज अकाउंटिंग ब्रैकेट में IAS 17 ब्रैकेट क्लोज्ड कॉमा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ब्रैकेट में IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ब्रैकेट में IAS 32 ब्रैकेट क्लोज्ड कॉमा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रैकेट में IAS 11 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ब्रैकेट में IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ब्रैकेट में IAS 7। नाउ अब ध्यान देंगे, कहीं कहीं मैंने IFRS लिखाया, कहीं कहीं IAS लिखाया। IAS IFRS दोनों एक ही चीज होते हैं। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी 2000 के पहले जो भी रूल्स रेगुलेशंस पब्लिश करती थी उसको नाम दिया जाता था IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और फिर वही बॉडी फ्यूचर में 2000 के बाद जो भी रूल्स रेगुलेशंस निकाल रही है उनको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IAS stands for International Accounting Standards published before 2000 and IFRS stands for International Financial Reporting Standards published after 2000। तो जो अकाउंटिंग बॉडी वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही है उनका यह बोलना है कि हम धीरे धीरे सारा IFRS नया ला देंगे, IAS खत्म हो जाएगा। तो जिन जिन चीजों का IAS के बदले IFRS बन चुका है वो अब IAS नहीं रह गया, IFRS बन गया। जिनका अभी तक IFRS फ्रेम्ड नहीं हुआ है वो अभी भी IAS के नाम से ही जाने जाते हैं। तो प्रेजेंटली टोटल में 41 IAS है, उसमें से 29 अभी तक IAS अभी भी एप्लीकेबल है और IFRS करीब 12-13 पब्लिश हुए हैं, वो सारे एप्लीकेबल है। अपने को अभी सारा यहां नहीं पढ़ना है, जो पोर्शन बाकी रह गया वो कहां पढ़ना है, आगे F2 के अंदर। यहां इतना पोर्शन को वो लोग कवर किए। तो नीचे जनरल नोट the accounting standards published before 2000 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 are named as international accounting standards ब्रैकेट में IAS are named as international accounting standards ब्रैकेट में IAS ब्रैकेट क्लोज्ड and after 2000 the accounting standards are named as international financial reporting standards ब्रैकेट में IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ब्रैकेट में IFRS। तो जहां कहीं भी अभी जब भी हम बोलेगा IAS IFRS बात एक ही है, बिकॉज दोनों एक ही चीज है। जो चीज का IFRS बन गया IAS गायब हो गया है, जिसका नहीं बना उसका IAS अभी भी चल रहा है। तो बुक्स वगैरह में भी ऑब्लिक देके ही लिखा रहता है IAS ऑब्लिक IFRS, बिकॉज बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि हम इंडिया में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिनको बोलते हैं AS, इंडिया नया भी निकाल रहे हैं IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IND-AS, और फिर ये ग्लोबल भी है, फिर हर कंट्री का अपना अपना भी अकाउंटिंग है। तो ये इतना कहानी क्यों है? मन में ऐसा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई सो मेनी अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, वाई एक ही क्या काफी नहीं है क्या कि सब कुछ चाहिए हम लोग को? प्रॉब्लम ये है कि हर कंट्री का लेवल अलग अलग है। कुछ कंट्री बहुत ही गरीबी में बहुत ज्यादा है, भूटान, बांग्लादेश,
ये सब कंट्री एकदम अंडर डेवलप्ड कंट्री, कभी डेवलपमेंट होगा कि नहीं वो भी पता नहीं। और यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्री है। मेरा भारत महान, इंडिया जो डेवलपिंग ही है, ठीक है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज। तो हर कंट्री का सिंस इकोनॉमिक कंडीशन बराबर नहीं है तो अकाउंटिंग भी सेम नहीं हो सकता, बिकॉज अकाउंट साइंस नहीं है। अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है जिससे कि जो आप हैं वो आपके अकाउंट से पता चले। आपके पास एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस क्या है, ये सारी चीजें अकाउंट से पता चलती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती हैं, बैलेंस शीट से अपने को पता चलता है एसेट्स और लायबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है खर्चे और इनकम। तो इसलिए ये सारी चीजें ट्रांजैक्शंस जो जो अपने एंकर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम, नेचर हर कंट्री में सेम नहीं है, अलग अलग तरह का। तो अलग अलग कंट्री को अपना भी अकाउंटिंग रूल्स बनाना पड़ता है कि हमारे यहां अगर आप काम कर रहे हो आपको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। लेकिन कोई कोई बिजनेस लोग ऐसा करते हैं कि वो मान लो हर कंट्री मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, इंडिया में बिजनेस है, यूएस में है, यूके में है, चाइना में है, अलग अलग कंट्रीज में है। तो अब अगर वो अलग अलग कंट्री में जाएगा और हर जगह बार बार उस कंट्री के बेसिस पे अकाउंट्स बनाएगा तो फिर तो अकाउंट से बनाते रहेगा, बिजनेस क्या करेगा। तो एक ग्लोबल अकाउंटिंग हो गया कि अगर आप आईएफआरएस को फॉलो करके अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो वो कोई भी कंट्री में चलेगा। आपको उस कंट्री का रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। वो अकाउंटिंग बीएल बैलेंस शीट आपने जो आईएफआरएस को फॉलो करके बनाया वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गया। तो वो आप अगर बना के रखोगे तो आपको अलग अलग कंट्री में बिजनेस करने के लिए बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं करनी पड़ेगी। तो अब फिर हर कंट्री का अपना खुद का भी यही मान लेता, मान नहीं सकते हैं। इंडिया में जो बैंकिंग रेगुलेशंस है, इनकम टैक्स एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, उसका वो लेवल नहीं है जो यूएस और यूके में है। तो वहां का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने का तरीका इंडिया जैसे नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इंडिया का अपना रूल्स भी हरदम रहेगा और आईएफआरएस भी रहेगा। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते हुए जो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो लोग भी क्या सोचते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को ही अपना मान ले। तो जो इंडिया में इंड एस बन रहे हैं वो आईएफआरएस ही है, सब कुछ मोटा मोटी आईएफआरएस ही लिखा हुआ है। तो एक स्टूडेंट लेवल पे भी अगर हम एमएनसी में अगर काम करेंगे तो मेरे को आईएफआरएस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और अगर हम एमएनसी में काम नहीं करते, कोई इंडियन कॉर्पोरेट में काम करेंगे, एमएनसी का काम नहीं है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का। तो अपने क्या करते हैं, पढ़ते वक्त हम कोई भी टॉपिक में इंडिया का एएस से आईएफआरएस का क्या डिफरेंस है वो भी बता देता है। वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पूरा चीज पढ़ने के बाद 2-3 लाइन है, अपने वो डिस्कस जरूर करते, इवन दो दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम इज कंडक्टेड इन 180 कंट्रीज। हर कंट्री का अपना अकाउंटिंग रूल्स है, तो आपको एग्जाम में उसको लिखना भी नहीं है, लेकिन अपना नॉलेज प्रॉपर हो, इसलिए हम लोग डिफरेंस की जरूर बात करते हैं कि अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनसे अलग क्यों है, क्या चीज अलग है। एग्जाम के लिए रेलिवेंस है आईएफआरएस, जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है वही फॉलो करना है। और इंडिया में भी अगर आपको पता होगा, आप गूगल सर्च वगैरह किसी से भी पूछिए, फेस्ड मैनर में धीरे धीरे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईएफआरएस एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो कंपनी लिस्टेड है 2 साल में, 3 साल में, आज से 5 साल के अंदर मोर देन 90% ऑफ द कॉर्पोरेट्स विल बी फॉलोइंग आईएफआरएस। तो फॉर दैट रीजन द नॉलेज ऑफ आईएफआरएस इज वेरी एसेंशियल। जिसके पास आज वो नॉलेज है, मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है, बिकॉज कंपनी को अगर आईएफआरएस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है, उसके लिए उसके पास प्रोफेशनल्स है नहीं। ह्यूज डिमांड इज देयर इन द मार्केट इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ आईएफआरएस। यानी कि एक सब्जेक्ट ही जीवन में आगे कर देगा, एक सब्जेक्ट ही। P1 E1 की बात है। इसलिए सोचिएगा कि हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ना हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम अपने आप पास होगा। अपने एक एक चीज के बारे में बारीकी से डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आज अपने डिस्कस कर रहे हैं एक IAS 2, जिसको अपने बोलते हैं इन्वेंट्री। IAS 2 मीन्स इन्वेंट्री। हेडिंग दीजिए IAS 2 इन्वेंट्री। IAS 2 इन्वेंट्री, ये जो चैप्टर अपने कर रहे हैं इसके अंदर 5-6 आईएफआरएस है। हम उसमें से केवल एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करना चाह रहे हैं, IFRS 2
इन्वेंट्री, आईएएस भी बोल सकते हैं, अभी आईएएस ही है, इसका आईएफआरएस अभी बना नहीं है, तो इसको IAS 2 ही बोलते हैं. बट इफ इन एग्जाम यू आर राइटिंग IFRS 2, इट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज IAS एंड IFRS द वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. तो देयर इज नो रॉन्ग थिंग कि अगर हम IFRS बोलिए IAS बोले. हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है. तो अपने बात कर रहे हैं IAS 2 इन्वेंट्री, IAS 2 इन्वेंट्री. नाउ ये IAS 2 मेरे को याद रहे, बहुत अच्छा है, नहीं भी याद रहे इसके लिए टेंशन नहीं लेना है. बिकॉज क्या है कि समझ लो इंडिया में अपनी बीकॉम वगैरह ग्रेजुएशन किए, हमको लॉ का सेक्शन नहीं याद है, हमको इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नहीं याद है, उसका इंपॉर्टेंस एग्जाम में नहीं है. वेदर यू आर राइटिंग द सेक्शन और नॉट, दैट इज इमैटेरियल, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो आप सेक्शन तो देख लोगे ना, कोई बात नहीं है. लेकिन अगर आप चीज समझे नहीं हो तो आप बुक से कैसे समझ लोगे? इसलिए चीज अंडरस्टैंडिंग लेवल इज मोर इंपॉर्टेंट. बट ऐसा कोई बहुत ज्यादा तो 1000 तो है नहीं कि याद नहीं रहेगा, इसलिए चेष्टा करेंगे याद हो जाए. बट डोंट राइट रॉन्ग इन द एग्जाम. इफ यू कांट रिमेंबर IAS 2 क्या है, यू राइट इन्वेंट्री. डोंट राइट रॉन्ग, बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता है टीचर को. इसलिए याद, जब एक एक IAS पढ़ेंगे याद करिए, नहीं होगा तो भी उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना है कि मेरे को नहीं याद है, ठीक है. हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है. जैसे अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए, IAS 2 इन्वेंट्री लिखते जाएंगे साथ में, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. IAS 2 इन्वेंट्री, हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री वैल्यू होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इन्वेंट्री वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. कॉस्ट, इसका 2 पोर्शन अगर कर देते हैं, अगर 2 पोर्शन कर देते हैं, एक है कॉस्ट और एक है NRV. कॉस्ट मतलब है एक्चुअल कॉस्ट. कैसे कैलकुलेट होगा, या तो फीफो या एवरेज मेथड. और NRV मतलब सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल एंड माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट. सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट. ये हम लोग बात किए लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर. फिर इधर दूसरा एरो बना हुआ है, उसमें खाली लिखना है डिस्क्लोजर्स. डिस्क्लोजर्स तो सबसे पहला बात यह आता है, व्हाट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री किसको बोलेंगे? What is inventory? If somebody will ask, what is inventory? What we will be saying? स्टॉक तो उसका वो हो गया सिनोनिम्स. सिनोनिम्स हम नहीं बोल रहे. What is inventory? ये बोल रहे हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. क्या ये ठीक बोल रहे हैं? इन्वेंट्री मतलब ये बोल रहे हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, छोटे मोटे पार्ट्स जो यूज होते हैं गुड्स बनाने में. अगर वो एक ही बात है, स्टोर्स बस, फिर सिनोनिम्स नहीं. हम लोग बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर टर्म्ड एज इन्वेंट्री. नाउ अगर कोई रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है,
रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है, जो केवल सामान खरीद के बेचती है। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल आएगा क्या? वैसा ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आएगा? जब हम कुछ बनाते ही नहीं है तो रॉ मटेरियल हमारे पास कहां से आ गया? WIP आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम बनाते ही नहीं है तो आधा बना हुआ कहां से आएगा? हमारा तो काम ही है खरीदना और बेचना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सामान है वो केवल फिनिश गुड्स है, उसको अपने इन्वेंट्री बोलेंगे क्या? उसके पास तो वही है, उसके पास कोई स्टोर से स्पेयर्स भी नहीं है, बिकॉज उसको कोई प्लांट मशीनरी में कुछ चीज थोड़ी ना लगाना है, उसके पास केवल फिनिश गुड्स है। मेरे पास, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे पास क्या चीज इन्वेंट्री है? नोट्स, बुक्स और कुछ? नॉलेज इन्वेंट्री नहीं है यार, नहीं। हम लोग आज ट्यूशन चालू किए, आज खत्म हो जाएगा क्या ट्यूशन? कब खत्म होगा? जब एग्जाम आएगा तब। 3 महीना बाद भी आप कुछ पूछने तो आ ही सकते हैं कि सिलेबस खत्म हो गया तो भी। तो आप भी मेरे लिए इन्वेंट्री है, बिकॉज यू आर वर्क इन प्रोग्रेस। बट आई एम नॉट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। माने मैं कोई सामान नहीं बेच रहा, आई एम सेलिंग सर्विसेज। ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो जब तक मैं आपको कंप्लीट नहीं करूंगा सिलेबस, आप मेरे लिए क्या हो? इन्वेंट्री हो। थोड़ा सा ब्रॉड में सोचेंगे। बुक्स में लिखना है नहीं लिखना है वो बाद की बात है, पहले समझेंगे। बिकॉज कोई इंटरव्यू देने गए और आप इन्वेंट्री बोले रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, उसको लेकर रट के आया है, ठीक है। अब वो और डिगिन करने लग जाएगा, वो और आपको और डिटेल में पूछने लग जाएगा, तो आपको ठीक से पता नहीं होगा। देन इन दैट केस आप रॉ मटेरियल ये सब जान के भी सही नहीं बोल पाओगे। तो अपना पढ़ने का पर्पस ये नहीं है कि बस बोल लिए, बोल के मैं 5 मिनट पे पढ़ा सकता हूं, लेकिन अपने प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज इन्वेंट्री। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेंट्री का मतलब अलग है। वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस प्रोवाइड करती है, बैंक्स है, कोई सैलून है, सबका इन्वेंट्री अलग अलग है, सबका। लेकिन सबके पास इन्वेंट्री जरूर है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम लोग यहां मेरा इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल उन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो लोग गुड्स और सर्विसेज बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं। गुड्स सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ प्रकाश सराफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, दे आर नॉट सेलिंग गुड्स, दे आर गिविंग सर्विसेज। हम लोग जब IS2 की बात करते केवल वो इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं जो इन्वेंट्री हम लोग खरीद के बेचते हैं या बना के बेचते हैं, ठीक है। यानी कि बोलने के लिए मैंने आपको मेरा इन्वेंट्री बोला, लेकिन चैप्टर के बाहर आ गया हूं, मेरा वाला इन्वेंट्री यहां डील नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके लिए अलग IAS है। अभी केवल वो IAS की बात कर रहे हैं जहां पर अपने इन्वेंट्री उस चीज को बोल रहे हैं जो हम लोग खरीद बनाते हैं फिर बेचते या खरीद के बेचते हैं। नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, वो उनसे गुड्स बना के बेचती है। तो जो उसके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी है वो सब क्या इन्वेंट्री है? ऑर्गेनाइजेशन के पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी है, क्या वो सब इन्वेंट्री है? तो क्या है वो सब? एसेट माने क्या होता है? इन्वेंट्री एसेट नहीं होता है, तो फिर ये तो गलत लैंग्वेज है। तो क्या लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सब इन्वेंट्री है क्या? अरे हमारे लिए ये जो जगह है ये एसेट है, ये मेरा इन्वेंट्री है, तो फिर आप क्या है? हमारे लिए ये सब जो है ये सब फिक्स्ड एसेट्स। आदमी इन्वेंट्री सामान बनाने में यूज करते हैं, रॉ मटेरियल गुड्स बनाने में यूज होगा, फिनिश गुड्स सब बेचने के लिए बनाए हो। ये जगह हम बेचने के लिए लिया है क्या? हम तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए लिया है। यानी कि इन्वेंट्री केवल उसी चीज को बोलते हैं जिसको आप जो सामान बनाओगे या तो उसमें यूज करोगे बेचने के लिए, और या सीधा सीधे खरीद के बेचोगे। मान लीजिए जिस कंपनी से मैंने ये बोर्ड खरीदा है, बोर्ड, ये बोर्ड उस कंपनी के लिए इन्वेंट्री है?
जिससे मैंने बोर्ड खरीदा, उसका तो यही काम है ये बोर्ड बेचना। मेरे लिए बोर्ड बेचना इन्वेंट्री नहीं है, दिस इज नॉट माई वर्क। मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाना, आप मेरे लिए इन्वेंट्री है। ये मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है, चेयर्स मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है, ये ट्यूशन सेंटर इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री मतलब जो चीज आपके फिनिश गुड्स बनाने में यूज होता है, या अगर आप बनाते नहीं हो खाली बेचते हो तो खरीदे इसीलिए हो बेचने के लिए। कोई पर्सन का काम ही है मान लो लैंड खरीदना और बेचना, तो उसके लिए लैंड इन्वेंट्री है, मान लो है। यहां उसका बात नहीं हो रहा है, लैंड वाले का बात यहां नहीं हो रहा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंगेज्ड है उनकी इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही है। उसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे भी हैं, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, सिलेबस में भी लिखे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं केवल वो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री जो गुड्स बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं। प्रकाश सराफ की बात नहीं कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। और जिनकी बात कर भी रहे हैं उनमें भी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को इन्वेंट्री नहीं बोलते हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को इन्वेंट्री नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट्स। एसेट्स तो दोनों ही है। इन्वेंट्री मींस वो चीज जो आप या तो खरीद के बेचते हो या वो चीज जो आप बना के बेचते हो। मान लो मैंने शेयर मार्केट से शेयर खरीदा, बेचा नहीं है, रखा हुआ है, मेरे लिए शेयर्स इन्वेंट्री है? हमारा काम शेयर खरीदना और बेचना है, क्या है? ये तो मेरा काम नहीं है, फिर हम यहां को बैठे हैं। मेरा काम शेयर खरीदना और बेचना नहीं है। तो जब तक मेरा काम शेयर खरीदना और बेचना है ही नहीं तो मेरे लिए शेयर्स इन्वेंट्री नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे? लेकिन मान लीजिए कोई ब्रोकरेज फर्म है जो डेली शेयर खरीदता और बेचता है। कोई पर्सन है जिसका काम ही है सुबह मार्केट खुलेगा 9 o'clock, शेयर खरीदना और फिर दिन में बेचते रहना है, ऐसा करना है। उसके लिए शेयर्स इन्वेंट्री, उसके लिए वो बिजनेस हो गया। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उस चीज का खरीदना और बेचने को इन्वेंट्री बोलेंगे। जो चीज आपका बिजनेस नहीं है, जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, उसको इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे। मान लो मैंने मार्केट में जाके गोल्ड खरीदा, फिर 1-2 साल बाद बेच दिया, मेरे लिए गोल्ड इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन गोल्ड मगर खरीदता हूं, गोल्ड की दुकान है मेरी, डेली में खरीदता बेचता हूं, तो मेरे लिए गोल्ड क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गया। यानी कि हम लोग इन्वेंट्री मतलब यहां पर केवल बात कर रहे हैं वो चीज जिस चीज का आपका बिजनेस है, और वो चीज या तो आप खरीद के बेचते हो या आप बना के बेचते हो, उसकी बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास मान लो मेरा बिजनेस है शेयर्स वगैरह का, खरीदता और बेचता हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात यहां नहीं हो रही है। यानी कि कौन कौन से टाइप की इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लैंड बिल्डिंग जिसके पास है वो बात नहीं हो रही है। मेरे लिए सर्विस प्रोवाइडर की बात नहीं हो रही है, या कोई चीज जो चीज आपका बिजनेस नहीं है, जो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदे और बेचोगे, उस चीज की बात नहीं हो रही है। बैलेंस इन्वेंट्री की बात हो रही है। यानी कि अब कहीं पर भी अगर कोई पूछेगा इन्वेंट्री तो बोल पाएंगे। अब नॉर्मली सोचना क्या ये ग्रेजुएशन में नहीं था, लेकिन हम लोग ऐसे पढ़े ही नहीं, ना तो पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, ना हमने सोचने के टाइम पे इस तरह से सोचा। उसने बोला कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, रट लिया, चालू बस। क्या कॉस्ट होता है, क्या मार्केट वैल्यू है, क्या इन्वेंट्री होती है, ये सोचने ही नहीं गए, जबकि सबसे जरूरत उसी का है। आप अगर ये समझते हो तो क्वेश्चन का आंसर लिखने में थोड़ी ना प्रॉब्लम होगी। ठीक से पढ़ेंगे आंसर अपने आप होएगा। पढ़ना ठीक से, यही चीज E1 में भी करना है कि E1 में लिख दिया, हम सोच रहे रटते रहो, जिंदगी भर रटते रह जाएंगे। उसको समझना आएगा व्हाट इज द बैकअप नॉलेज, उसके अगेंस्ट में क्या है, तब तो उसका एप्लीकेशन भी समझ पाएंगे ना। अदरवाइज रट के अगर पास भी हो गए तो जिंदगी में भी प्रॉब्लम होएगा। बिकॉज कहीं भी काम करेंगे बोले क्या पढ़ाई, बोलेगा आपके सिलेबस में तो ये था। जिसको मालूम होगा सीमा का सिलेबस में ये है, वो तो उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछेगा ना कि चलो पढ़ के आया, जॉब नहीं किया, फिर भी क्या पढ़ा वो तो जानता होगा। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए पढ़ने का तरीका अलग है। स्टडी इज नॉट लाइक दैट जो पहले पढ़ते थे। जब कॉमर्स में एरिया में आगे जा रहे हैं, एक एक चीज के अंदर बारीकी से डिटेल समझना है। अब हम लोग ये समझ गए इन्वेंट्री क्या है। हम लोग ये जो डिस्कस करें मैं सब लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बिकॉज एक ही काम हो सकता है एक साथ। हम एक लाइन बोले फिर एक लाइन लिखाएं वो ठीक से होता नहीं है। पहले डिस्कस कर लेते हैं
फिर उसको लिखेंगे, फिर लिखने के बाद आप घर में उसको पढ़िएगा, कहीं प्रॉब्लम होगी आप नेक्स्ट दिन आके पूछिएगा। लिखते वक्त आपको लगेगा कोई चीज मैं नहीं लिखाया, आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं लिखा दूंगा। ऐसा होगा ही नहीं, वैसे हम जितना बोल रहे हैं उससे 2 लाइन ज्यादा ही लिखाएगा। इससे आप शांति से खाली सुनिए, फिर हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। पहले तो लैंग्वेज को थोड़ा ठीक करना है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। मान लीजिए कोई भी दुकान नीचे है, बिस्किट ब्रेड वगैरह का दुकान है। वो दुकान वाला बिस्किट और ब्रेड तो बना रहा नहीं है, उसने बिस्किट और ब्रेड खरीद के रखा है। कोई स्टूडेंट ब्रेक हुआ, वहां खरीदने गया, तो दुकान वाले ने बिस्किट या ब्रेड उसको बेचा। दुकान वाले को फायदा हुआ होगा कि नहीं? नहीं हुआ होगा तो दुकान बंद ही कर देना चाहिए। फिर क्यों बिजनेस कर रहे हैं? यानी कि वो बिस्किट और ब्रेड मान लीजिए 10 रुपया में खरीदा होगा, तो आपको तो 12-15 रुपए में बेच रहा होगा। तो मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे कभी होता है क्या? नॉर्मली सोचना, नॉर्मली क्या आपका कॉस्ट से नीचे मार्केट वैल्यू हो जाएगा? फिर तो आप बेवकूफ हो, बिजनेस कर रहे हैं। हर समय 10 लगाते हैं, दाम 8 हो जाता है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, जनरली ऐसा थोड़ी ना होगा। अदरवाइज द बिजनेस इज नॉट वायबल, अदरवाइज व्हाई यू आर डूइंग दैट बिजनेस। लेकिन फिर भी अपने क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट नहीं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। झमेला नौटंकी चल रहे हैं। तो जब मार्केट वैल्यू लोअर होता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हम लोग ऐसा बोलते हैं, मान लीजिए कोई चीज मैंने खरीदने बेचने के लिए खरीदा, लेकिन वो चीज थोड़ा ऑब्सोलेट हो गया, पुराना हो गया, मार्केट में नया आ गया, तो लोग ले नहीं रहे हैं, तब ऐसा होता है। या कोई चीज मैंने बेचने के लिए खरीदा, मेरे हाथ से थोड़ा उस खराब हो गया, वो गिर गया, कुछ हो गया, तो इन दैट केस वो कम दाम में बिकेगा, तभी तो मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे जा सकती है ना। जनरल सिनेरियो में तो मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे जाएगी नहीं। हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज हम खरीदें और हम उसको बेच पाएंगे कॉस्ट से भी कम दाम में, तो मेरे को लॉस होगा कि नहीं होगा? ये लॉस होगा कि नहीं ये पता है कि पता चलेगा? पता है। तो जब आपको लॉस होगा तो आप जो अपना अकाउंट्स बना के दूसरे को दिखा रहे हो, उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। मान लो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो मेरे को पता है कि नहीं कि हम फेल होंगे कि नहीं? जोर से पता है रिजल्ट क्या आना है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि आप पढ़ नहीं रहे, फेल ही होना है। अब हम कितना बार बोले? मार के डंडा मारेंगे तो हमको मारेगा। हम तो खाली यही समझा सकते हैं ना कि भाई आप नहीं पढ़ रहे, आपको गड़बड़ होएगा, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है तो मैं क्या करूं? लेकिन ये थोड़ी ना कि रिजल्ट आने के बाद पता चलता है फेल हुए हैं, पहले से ही पता रहता है फेल होंगे, पता रहता है, खुद को भी मेरे को भी, दोनों आदमी को पता रहता है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको नहीं पता है, बिकॉज वो आपको नहीं देखा। हम लोग को पता है, मेरे को और आपको जरूर पता है कि आप फेल होंगे कि पास होंगे। तो जब पता है तो उसके कारण जो कंटिंजेंसी अराइज होगी वो आज ही सोचना चाहिए। अकाउंट्स इस चीज को सोचना चाहता है। अकाउंट्स में हम ये नहीं सोचना चाहते कि लॉस होगा तब लिखेंगे। लॉस अगर होने वाला है, पता है होगा, लॉस लिखना पड़ेगा। जिसको बचपन में पढ़े होंगे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, कि अगर आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और अगर वो 8 में सेल होगा तो 2 रुपया लॉस तो आपको होगा ना। तो आपको जब लॉस होगा तब नहीं लिखना है, अभी लिखना होगा। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर बोल रहे हैं। लेकिन प्लीज मार्केट वैल्यू वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर होगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कॉस्ट निकालेंगे कैसे ये भी तो समझे। हम लोग अभी बात किए इन्वेंट्री के अंदर क्या है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये 4 चीजें हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा? रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या बोलेंगे? यानी कि जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उसको जो पैसा मैं दूंगा या दे दिया, दूंगा या दे दिया, दोनों में से क्या बोले? रॉ मटेरियल का पेमेंट कर दिया कि पेमेंट करना है? दोनों ही बोलेंगे। अगर आप किसी से सामान खरीदे, पैसा उसको नहीं देंगे, मारेगा नहीं वो। और अगर आप दे भी दिए तो भी लग गया, नहीं दिए तो देंगे। हम लोग अकाउंट्स थोड़ी ना कैश बेसिस सॉल्व करते हैं, अकाउंट्स तो एक्रूअल बेसिस सॉल्व होता है। तो रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, जो रुपया आपने देना है या दोगे वो रॉ मटेरियल का वैल्यू है। हो सकता है रॉ मटेरियल आपको कब सप्लायर से खरीदने के टाइम पे मंगाने में भाड़ा लगा होगा, कैरेज इनवर्ड, वो भी आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है। हो सकता है रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगी होगी, वो भी आपका कॉस्ट है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया होगा तो सी से मंगाने से भाड़ा लगा होगा ज्यादा, वो भी आपका कॉस्ट है। जब तक रॉ मटेरियल आपके घर पे नहीं घुसा उसके पहले तक जो भी एक्सपेंडिचर लगा वो सब रॉ मटेरियल कॉस्ट है।
खाली जो सप्लायर को पेमेंट करेंगे वो नहीं, जितना भी एक्सपेंडिचर आपके घर पे आने तक आपका लग गया वो सब रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट बोले तो क्या कॉस्ट होगा वर्क इन प्रोग्रेस का? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब फिनिश्ड नहीं हुआ लेकिन कुछ तो काम हुआ। इसका मतलब रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसमें तो है ही है, लेबर ओवरहेड्स भी है, लेबर लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी और कुछ खर्चा लगा, पूरा नहीं लगा, जितना लगा वो सारा उसका कॉस्ट है। फिनिश गुड्स का कॉस्ट क्या है? सारा खर्चा लग गया उसके अंदर, तो उसको तो फिनिश गुड्स बनाने तक जो एक्सपेंडिचर मैंने इनकर किया वो सारा उसमें लग गया, वो सब उसका कॉस्ट है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी में नट बोल्ट वगैरह कुछ लगते हैं ना, उसको बोलते हैं। कोई मशीन के अंदर पार्ट्स खराब हो जाए वो, दैट इज कॉल्ड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। वो अगर मेरे पास रखा हुआ है तो जितना दाम में मैंने खरीदा था, जो मंगाने का खर्चा लगा, वो उसका वैल्यू है। वो तो जब यूज होगा प्लांट एंड मशीनरी में यूज हो जाएगा। इन सबको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मींस डिफिनेशन इनका है, या इंडिया में भी सेम है, ऑल द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड in bringing the inventory to the present location or condition is treated as cost of the inventory। जिस पोजीशन में अभी इन्वेंट्री है उस पोजीशन में उसको लाने में जो खर्चे लगे हैं वो सारे को हम कॉस्ट बोलते हैं। जिस पोजीशन में रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, उसको वहां तक लाने में जो एक्सपेंडिचर मैंने इनकर किया है वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। ठीक है। कॉस्ट किसको बोलते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसको बोलते हैं? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। अगर फिनिश गुड्स है तो उसमें कॉस्ट टू कंप्लीट नहीं आएगा, लेकिन अगर रॉ मटेरियल या WIP है तो आप उसको थोड़ी ना बेचोगे, आप तो उसको फिनिश गुड्स बना के बेचोगे, तो आपको फिनिश गुड्स बनाने का खर्चा भी तो करना होगा। तो सेल वैल्यू में से अगर वो चीज कंप्लीट नहीं है, अभी कंप्लीट करना बाकी है, तो कंप्लीट करने का जो खर्चा होगा उसको लेस करेंगे। सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल माने, मान लीजिए आप जब गुड्स सेल करते हो, आप ब्रोकर के थ्रू ही सेल करते हो, डायरेक्टली सेल नहीं करते हो, एजेंट के थ्रू सेल करते हो, आपको उसको कमीशन देना पड़ता है, वो कॉस्ट टू सेल है। बिकॉज जो सेल वैल्यू है वो तो पूरी नहीं मिलेगी ना आपको तो कमीशन पे करना पड़ेगा। या मान लीजिए आप कस्टमर के यहां सामान पहुंचाते हो, कस्टमर सीधा आपके पास नहीं आता, आपको पहुंचाना पड़ता है, तो आपका कैरेज आउटवर्ड लगेगा, वो कॉस्ट टू सेल है। यानी कि सेल करने के लिए जो खर्चा लगेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट टू सेल। तो वो तो फिनिश गुड्स में भी लगेगा, यानी कि मार्केट वैल्यू को नहीं लेना, इसीलिए NRV बोल रहे हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मींस सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। उसको कॉस्ट से कंपेयर करके लोअर वैल्यू को इन्वेंट्री की वैल्यू माननी है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट के अंदर स्टोरी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर स्टोरी है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मींस फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, दैट इज टर्म्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा वो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। अब मेरे पास दो आइटम है, ए और बी। ए और बी दोनों का कॉस्ट और दोनों का NRV पता है। ए का कॉस्ट से NRV ज्यादा है और बी का कॉस्ट NRV से ज्यादा है, तो हम दोनों को मिला के वैल्यूएशन नहीं करेंगे, सेपरेटली। ए का कॉस्ट, ए का NRV लोअर, बी का कॉस्ट, बी का NRV लोअर, दोनों मिला के वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कंबाइंड नहीं करना है सभी चीजों को, सेपरेट वैल्यूएशन करना है। ये बात जरूर है कि अगर ए ये कैलकुलेटर है और बी भी ये कैलकुलेटर है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक का दाम कम एक का बेसी? वो तभी हो सकता है गिरा दे टूट गया, बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मली एक चीज का दाम मार्केट में तो एक ही होता है। लेकिन क्या कंपनी एक ही प्रोडक्ट में डील करती है? क्या बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग करना है। हर एक प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट और NRV कंपेयर करके लोअर लेना है, तब आपकी हर प्रोडक्ट की मिला के वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आएगी। अब
कॉस्ट में हम लोग बोले कि अभी तक जो खर्चा लगा वो जिस पोजीशन में उसको लाने में खर्चा लगता है वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल मतलब बनाने में मटेरियल, बनाने में लेबर, बनाने में हर एक यूनिट पे ओवरहेड, इलेक्ट्रिसिटी, पावर वगैरह। और फिक्स मतलब फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में जो कोई मैनेजर वगैरह काम कर रहा है उसका सैलरी। तो वो हम लोग पर यूनिट कैसे निकालेंगे? बिकॉज इन्वेंट्री अगर मैंने 1000 यूनिट बनाई, 900 बेच दिया, 100 बची है, तो 100 में वो फिक्स कॉस्ट भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। कैसे जोड़ेंगे? पर यूनिट निकालना पड़ेगा। पर यूनिट निकालेंगे नॉर्मल लेवल से, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड देंगे नॉर्मल लेवल से। नॉर्मल लेवल मतलब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन जनरली नॉर्मल ही के आसपास ही होता है। कम बेसी क्यों होता है? मान लीजिए कोई टाइम पे मशीन ब्रेक डाउन हो गया, थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ। मान लीजिए कोई टाइम पे ऑर्डर आपको बेसी मिल गया, तो आप थोड़ा बेसी बना लिए, लेकिन आप डिवाइड किससे दोगे? नॉर्मल लेवल। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड किससे होगा? नॉर्मल लेवल। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हर यूनिट पे कितना लग रहा है पता ही है, तब आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। उसको कंपेयर करोगे एनआरवी से, तब लोअर वैल्यू को इन्वेंट्री बोलेंगे। अब है फीफो और एवरेज। फीफो और एवरेज में प्रॉब्लम क्या है? हम इन्वेंट्री बार बार खरीदते हैं, बार बार यूज करते हैं। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में है तो फिनिश गुड्स खरीदते बेचते हैं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग में है रॉ मटेरियल खरीदते और यूज करते हैं। तो हर बार रॉ मटेरियल अलग अलग रेट लगता है, महीना में 4 बार खरीदते, 4 बार अलग अलग रेट लगता है। तो फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने जो भी फिनिश गुड्स बेचा है या जो रॉ मटेरियल यूज किया है, फीफो में आपने पुराना वाला यूज किया है, तो आपके पास जो इन्वेंट्री में रखा हुआ वो कौन सा है? जो बाद में खरीदा गया था या बाद में बनाए थे वो वाला है। और एवरेज मेथड मतलब आप ये नहीं सोचते हो कि पहले वाला पहले गया। एवरेज आपने 4 बार खरीदा, 4 बार का एवरेज दाम निकाल लिए, जो यूज हुआ वो उस एवरेज दाम वाला यूज हुआ। एवरेज दाम पे ही क्या है? इन्वेंट्री है। थोड़ा डिटेल में और जाना, लेकिन ऊपर ऊपर से अभी हम समझा रहे हैं ये दोनों मेथड। फीफो मतलब जो पुराना था वो पहले यूज हुआ, पहले बिका, जो बाद में खरीदे वो रखा हुआ है। एवरेज मतलब जितना बार भी आपने खरीदा और बनाया सबका एवरेज रेट निकाल लिए, उसी रेट से इन्वेंट्री का भी वैल्यू निकालेंगे। जो बचा हुआ है उसी रेट से इन्वेंट्री का वैल्यू निकालेंगे। लीफो यूज नहीं किया जाता इन एएस, इंडियन एएस, इन आईएफआरएस लीफो इज नॉट अलाउड। द रीजन इज दैट प्रैक्टिकली लीफो अगर हम अकाउंट्स में लगा भी दें, कोई लीफो नहीं करता है। मतलब हम आज जो टॉपिक पढ़ाएगा, नेक्स्ट दिन हम बोलेगा जो कल पढ़ा रहे थे वो नहीं पढ़ाऊंगा, नया। फिर नेक्स्ट दिन जो दूसरा पढ़ाएगा बोलेगा वो भी नेक्स्ट दिन नहीं पढ़ाऊंगा, और नया। तो पुराना कभी कंप्लीट नहीं करना है क्या? अगर आप सामान बेच रहे हैं तो पहले पुराना वाला बेचोगे कि नया वाला? पुराना तो फिर बिकेगा ही नहीं। तो सिस्टम भी तो लीफो होता ही नहीं है ना। इसीलिए लीफो को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि किसी, अगर आपने कल कोई काम किया था पहले उसको ही कंप्लीट करते हो आप। इसलिए लीफो मेथड प्रैक्टिकली भी नहीं होता है, तो अकाउंट्स में भी नहीं लगाने का है। उसके अलावा भी और भी कारण है नहीं लगाना है, लेकिन एक लॉजिकल बात कि लीफो बेसिस काम किया ही नहीं जाता है, तो फिर लीफो बेसिस क्यों लगाए? तो इन्वेंट्री का वैल्यू आइदर आईएफआरएस या एएस, दोनों में ही इन्वेंट्री का वैल्यू फीफो या एवरेज मेथड अलाउड है। फीफो और एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका का बात हो रहा है। कॉस्ट फीफो मेथड से अलग आता है, एवरेज से अलग आता है। तो आप फीफो बेसिस कॉस्ट निकालोगे या एवरेज बेसिस, ये आपको डिसाइड करना है। आईएफआरएस दोनों चॉइस दे दी है, दोनों कर सकते हैं आप जो करना हो, लेकिन पॉलिसी एक ही होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, एक मेथड। और फिर एनआरबी से कंपेयर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे जो लोअर वैल्यू होगी वो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। डिस्क्लोजर माने हम लोग अभी बात किए कि कोई भी आइटम का एनआरवी या मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे होता है क्या? नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया इसका मतलब आपका दिन खराब चल रहा है कि जो दाम में सामान खरीदे उससे भी नीचे उसका वैल्यू हो गया। इन्वेस्टमेंट का तो फिर भी हो सकता है, जिसका बिजनेस करते हैं वो चीज खरीदे बेसी दाम में दाम गिर गया, ये तो बहुत खराब स्थिति है। तो ऐसा स्थिति को दुनिया को बताना है। डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है? आप प्रॉपरली बताइए कि आपने अकाउंट्स कैसे बनाया। तो वो डिस्क्लोजर अगर आप दुनिया को बताओगे तो आपका अकाउंट्स के बेसिस पे वो लोग प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स। व्हाट आर द फैक्ट्स? देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ फैक्ट्स। पहला, आपके पास इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल कितना है,
WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, स्टोर्स स्पेयर्स कितना है, ब्रेकअप के साथ। क्यों? बिकॉज अगर रॉ मटेरियल है तो क्या वो बेच सकते हैं? क्या फिनिश गुड्स है तो बेच सकते हैं। यानी कि फिनिश गुड्स अगर आपकी इन्वेंट्री में ज्यादा है, इसका मतलब जल्दी जल्दी पैसा आने वाला है। लेकिन रॉ मटेरियल ये सब ज्यादा है, इसका मतलब पैसा बहुत धीरे आएगा। तो एक टाइप का डिस्क्लोजर हो गया। दूसरा, आपने इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे किया है, फीफो मेथड की एवरेज मेथड, क्या मेथड लगाया है? फीफो होने से जनरली इन्वेंट्री की वैल्यू बेसी आती है। क्यों? बिकॉज चीजों का दाम बढ़ता है और आप तो पुराना वाला बोल रहे हो गया, नया वाला आपके पास रखा, उसका दाम बेसी है तो इन्वेंट्री की वैल्यू बेसी आती है। एवरेज मेथड में कम आती है। तो आपने कौन सा मेथड इन्वेंट्री के लिए फॉलो किया है? फिर कोई भी ऐसा आइटम जिसकी वैल्यू NRV कॉस्ट से नीचे है, क्यों है, उस बात को एक्सप्लेन करना। और उसकी कितनी वैल्यू कॉस्ट थी, कितनी NRV, कितनी गिर गई, वो बताना। दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हर डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जब प्रैक्टिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन ने अपना PL अकाउंट बैलेंस शीट बना लिया, लेकिन क्या क्या पॉलिसी फॉलो करके बनाया वो डिस्क्लोजर्स में लिखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू IAS 2 क्या क्या डिस्क्लोजर्स देना है? इन्वेंट्री का टाइप, इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालने का तरीका, अगर कोई इन्वेंट्री की NRV कॉस्ट से नीचे है, क्यों नीचे हुई और कितना वैल्यू नष्ट हुआ, सो चीज बताना। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स, ठीक है। यानी कि इन्वेंट्री में क्या आता है, कॉस्ट किसको बोलते हैं, NRV किसको बोलते हैं, फीफो और एवरेज मेथड से वैल्यू किया जाता है, डिस्क्लोजर किसको बोलते हैं। थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, ये फीफो और एवरेज मेथड एक्चुअली डिटेल में क्या है, एक एग्जांपल न्यूमेरिकल लेंगे तो समझ में आएगा। पहले इतना लिखते हैं, ठीक है। यानी कि आप सोचिए अकाउंट्स में कोई जर्नल वगैरह का बात नहीं हो रहा है। जर्नल बच्चा लोग को भी आता है, वो अपने आप समझ लेंगे, लेकिन जब तक मेन क्रक्स अकाउंट का फील से अकाउंट को नहीं पढ़ेंगे ना, कुछ फायदा नहीं होगा अकाउंट्स पढ़ के। उसको पढ़ने का तरीका अलग है, हर सब्जेक्ट का एक अलग वे होता है पढ़ने का, किस तरह से उसको अप्रोच किया जाए, क्या चीज सोचे, क्या बात है उससे रेलिवेंट, और एकदम प्रैक्टिकल वे में चीजों को सोचना पड़ता है, तब कभी रटना नहीं पड़ता है जीवन में। दूसरा बात समझ लो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कोई ऐसा पोर्शन है जो नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है, कभी नहीं होगा नहीं समझ में आया। ऐसा एक एक गड़बड़ से गड़बड़ चीज भी समझ में आएगा, लेकिन आज अभी समझ में आया है, ठीक है। हमारे तो क्या है, दिल दिमाग में बस गया, तो टेप रिकॉर्डर चालू करने चालू हो जाते हैं, लेकिन आपको इतना बात जो अभी बोला गया, लिखाया जा रहा है, आपके दिमाग से फिर से निकल जाएगा। जनरली ह्यूमन बींग्स निकल जाएगा। अपने को इसको घर पे जाके जो लिखाऊंगा पढ़ना पड़ेगा, जो पेज नंबर बुक से बोलूंगा वो पढ़ना पड़ेगा। कुछ बात आपको मन में लगेगी कि ये चीज है जो हमको लिख लेना चाहिए, सर बोले थे लेकिन फिर भी हमको लिख लेना चाहिए, अपना 2-4 लाइन अलग से और लिखेंगे, जो होमवर्क दूंगा वो करेंगे। और इन द मीन टाइम जब हम लोग का ट्यूशन नहीं होता है, 5-10 दिन में एक बार रिवाइज कर लेंगे, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, जिंदगी भर आपका हो जाएगा। मेरे से आपको कभी नहीं पूछना पड़ेगा। हर एक दिन जो पढ़ते हैं वो उस दिन बहुत सिंपल लगता है। एक स्टूडेंट है, पिछली बार आया था, पहला क्लास पढ़ा, बोला क्या मजा आ रहा है भैया, हम तो 100 में 100 लाएगा, ऑल इंडिया टॉप, बोला अंकित। फिर दूसरे दिन आके बोला हम सीमा ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि कल जो भैया ने पढ़ाया वो सारा मेरे को आया था, आज तो वो गायब हो गया सब। फिर आज जो पढ़ा रहे हो परसों गायब हो गया। ये गायब क्यों हो रहा है, ये रह क्यों नहीं रहा? समझ में हमको आ रहा है फिर भी दिमाग में क्यों नहीं रह रहा है? नहीं रहेगा। उसको दिमाग में रखने के लिए 2-3 बार पढ़ना होगा, 2-3 टाइम्स उसको रीड करना होगा। और वो कसम खाया मैं पढ़ूंगा नहीं, कुछ भी कर लीजिए आप, खाली मैं यहां आऊंगा आपका प्रवचन सुनूंगा बस, उससे एग्जाम में पास होना इम्पॉसिबल है। अभी आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज एग्जाम के टाइम पे 3.5 महीना बाद याद नहीं रहेगा। उसको याद करने के लिए 2 बार 3 बार रिवाइज करना होगा। अभी आज तो पढ़ के आना ही पड़ेगा नेक्स्ट दिन, और बीच में अपने इनिशिएटिव लेके बीच में पढ़ना। ये नहीं कि खाली एग्जाम के टाइम पे सारा रिकॉर्ड सारा वापस से पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। उसको इन आइसोलेशन एवरीथिंग इज सिंपल। एक क्लास में जो पढ़ा जाता है वो सिंपल है। इन कंबाइंड द होल सिलेबस, द ऑल द 3 टॉप सब्जेक्ट्स इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कौन सा चीज याद है नहीं है, तो उसको बात सोच के पढ़ना है। अभी का बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए रिवाइज करना जरूरी है, मस्ट है, अदरवाइज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, लिखते हैं। और क्या होता है कि ये सब आगे भी आएगा, आगे भी जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यूज आ गया इन्वेंट्री का, फिर हम बोलेगा इन्वेंट्री क्या है, क्या पढ़े थे, कोई नहीं बोलता है।
क्योंकि पढ़ना ही नहीं है कभी। अरे वो तो पढ़ लिए थे उस दिन पढ़ लिए थे, तो वापस कौन पढ़ेगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रैक्टिस, सो डू प्रैक्टिस 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 टू द इंफिनिटी, देन इट विल बिकम योर्स, अदरवाइज इट इज माइन ओनली, नॉट योर्स। कॉपी में जो लिखा मैंने लिखाया, आपने कैसे किया? तो आपके लिए सिंस ये बेसिक चल रहा है, आप पास्ट में C01 ये सब नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, हम वो सारा ही बोल रहे हैं आपको। आप यहां से अगर अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार भी कोई लेवल में कोई पेपर में गड़बड़ नहीं होगा। बस खाली मेरा जो बोला वो फॉलो करते जाइए, 1 by 1। जैसे मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करिए। आपका 50 नंबर बहुत दूर है, उससे बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। 50 नंबर कोई बात ही नहीं है। और कोई माइंड ब्रेन का मतलब नहीं है ज्यादा ब्रेन है कि कम ब्रेन है। आप पढ़िए, आपका जिसका ब्रेन है उससे भी ज्यादा आगे चला जाएगा ब्रेन। पढ़ने से, मेहनत करने से अपने आप ब्रेन आता है। तो अगर कोई गड़बड़ भी है ब्रेन को, अच्छा चलाइए, ब्रेन को लगाएंगे तब तो होएगा, तब करना है। लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, raw material, work in progress, finished goods, and stores and spares. Point number 2. Inventory as per IAS 2. Inventory as per IAS 2 does not include. Inventory as per IAS 2 does not include inventory of a service organization, inventory of a service organization, inventory of a service organization, comma, inventory of a construction company, inventory of a construction company, inventory of a construction company, and those assets in which organization does not do business, and those assets in which organization does not do business, and those assets in which organization does not do business. जो मेरा बिजनेस नहीं है वो इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, इन्वेंट्री नहीं है वो, उसको इन्वेंट्री नहीं बोलते हैं, ठीक है? डू बिजनेस, प्रॉपर्टी खरीदा, गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, बिजनेस थोड़ी ना अपना, तो अपने लिए वो इन्वेंट्री नहीं है, अपने लिए वो इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 3, इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड at cost or net realizable value. Inventory will be valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost or net realizable value, whichever is lower. Cost or net realizable value, whichever is lower. Point number 1 cost. Point number 1 cost. Point number 3 के अंदर point number 1 cost. Cost means all the expenditures. Cost means all the expenditures. Cost means all the expenditures which has been incurred. Cost means all the expenditures which has been incurred in bringing the inventory at present location and condition. In bringing the inventory at present location and condition. In bringing the inventory at present location and condition. So cost includes raw material. Cost includes raw material, conversion cost, ब्रैकेट में लेबर एंड ओवरहेड्स, कन्वर्जन कॉस्ट ब्रैकेट में लेबर एंड ओवरहेड्स, कन्वर्जन कॉस्ट ब्रैकेट में लेबर एंड ओवरहेड्स,
bracket closed, and fixed overheads, and fixed overheads. Fixed overheads should be computed. Fixed overheads should be computed per unit. Fixed overheads should be computed per unit by normal level of production. Fixed overheads should be computed per unit by normal level of production. Fixed overhead per unit should be computed by normal level of production. Fixed overhead per unit should be computed by normal level of production. Point number B. NRV means final sale value. NRV means final sale value. Minus cost to complete if it is not finished goods. Minus cost to complete if it is not finished goods. Minus cost to complete if it is not finished goods. And minus cost to sale. And minus cost to sale. Cost to sale includes expenditure. Cost to sale includes selling expenditure. Cost to sale includes selling expenditures like carriage outward. Cost to sale includes selling expenditures like carriage outward, commission, etc. Commission, etc. Point number 4. Point number 4. Cost of inventory may be computed by two methods. Cost of inventory may be computed by two methods. Cost of inventory may be computed by two methods. That is FIFO or average method. That is FIFO or average method. That is FIFO or average method. FIFO means first in, first out. FIFO means first in, first out. FIFO means first in, first out. So this includes inventory. So this includes inventory of recent purchases. This includes inventory of recent purchases or recent production. This includes inventory of recent purchases or recent production. सब पुराना वाला तो चला गया, सब नया नया जो बनाए थे वही वाला अपने पास है. Under average method, average can be calculated. Average can be calculated on period basis. Average can be calculated on period basis or continuous basis. Average can be calculated on period basis or continuous basis. Period basis का मतलब क्या हुआ? मतलब एवरेज बार बार खरीदेंगे हम निकालेगा नहीं, एक महीना बाद ही निकालेगा सबको जोड़कर एक साथ. और कंटिन्यूअस मतलब पहले का है, एक बार खरीदे फिर एवरेज, दूसरा जोड़े फिर एवरेज, इसका सम करेंगे तो फीलिंग आएगा. दोनों से अंतर आता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में. आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5. Disclosure should be given. Disclosure should be given. Disclosure should be given regarding breakup of inventory.
रिगार्डिंग ब्रेकअप ऑफ इन्वेंट्री, रिगार्डिंग ब्रेकअप ऑफ इन्वेंट्री, ब्रेकअप मतलब रॉ मटेरियल, WIP सब अलग अलग, कॉमा, मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब फीफो एवरेज क्या आपने यूज किया, मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कॉमा, इन्वेंट्री वैल्यूड एट NRV, इन्वेंट्री वैल्यूड एट NRV, inventory valued at NRV, and the details of the circumstances, and the details of the circumstances, and the details of the circumstances, and the details of the circumstances which have led to the written, which have led to the inventory, which have led to the inventory being valued at NRV, which have led to the inventory being valued at NRV. मतलब समझ रहे हैं, मतलब NRV आपने लिखा क्योंकि लोअर है, क्यों NRV उसका लोअर हुआ, कॉस्ट से नीचे गया क्यों, ये चीज बताना जरूरी होता है कि आपका NRV, बिकॉज जो का तो NRV बेसी रहेगा ना, बेचने का दाम कॉस्ट से कम थोड़ी ना होगा, क्यों अब नीचे हुआ, क्या कारण था, खराब हो गया था, ऑब्सोलेट हो गया था, बिक नहीं, कुछ तो हुआ होगा ना, उस डिटेल को एक्सप्लेन करना है जिससे कोई भी आदमी जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह रीड कर रहे हैं ना, उसको समझ में आए क्या माजरा है इन्वेंट्री के बारे में, बिकॉज इन्वेंट्री से बहुत जोर का विंडो ड्रेसिंग होता है, आपने ज्यादा दिखाना है, ज्यादा दिखाए हैं, मेथड चेंज कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, कम दिखाना है, कम दिखाए, प्रॉफिट गिर गया। अब बेवकूफ आदमी को तो यही लगेगा ना प्रॉफिट बढ़ गया घट गया, लेकिन बुद्धिमान आदमी सीधा जाके नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स में देखेगा क्या कारण से प्रॉफिट बढ़ा है गिरा, समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट कितना लाना है वो तो अपने ऊपर है, प्रॉफिट कोई ऐसे थोड़ी ना आता, अपना मर्जी है प्रॉफिट बेसी कमती क्या लाना है, इसलिए डिस्क्लोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर लेस इंपॉर्टेंट, क्यों बिकॉज अपने ऑडिटिंग नहीं कर रहे हैं, ऑडिट में डिस्क्लोजर का इंपॉर्टेंट, लेकिन फॉर सीमा एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में डिस्क्लोजर वो लोग कम पूछते हैं, सब में लिखा हुआ IFRS में क्या डिस्क्लोजर है, दे हैव हैबिट ऑफ आस्किंग लेस, चीजों के बारे में जानकारी ज्यादा पूछते हैं, लेकिन हम लोग सब जगह बात करेंगे बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यानी कि एक पोर्शन बाकी रह गया, फीफो और एवरेज मेथड से क्या करते हैं, माने उसके अंदर न्यूमेरिकल, और दूसरा सम्स कैसा आएगा, कब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, NRV कैसे लिखेंगे, सम्स में देगा फिर भी कंफ्यूजन होएगा, तो वो डील करना बाकी रह गया। मेरा एडवाइस है आपके पास जो ये बुक है, ये बुक में ये पेज नंबर 302 से लेकर 308 तक है, पेज 302 से 308 तक है। पहले आपको मैंने जो बोला आप मन में सोचिएगा, फिर मैंने जो नोट्स लिखाया आप उसको पढ़ेंगे, और 302 से 308 एक बार पूरा रीडिंग कर लेंगे। हो सकता है कोई कोई चीज आपको नहीं समझ में आए जो कि मैंने नहीं बोला, आप उसको भी रीड कर लेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट दिन इसको 20 मिनट 25 मिनट और लगेगा सम्स के साथ समझाने में, फिर अपने आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है कि 5-7 मिनट ब्रेक नहीं लेंगे तो वो लोग भी बाहर खड़े हैं, आप लोग को भी ब्रेक नहीं मिलेगा, बिकॉज 11 बज गया, 11:15 बजे चालू करेंगे, तो इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन एग्जैक्टली 9 बजे चालू कर दूंगा, कोई आए नहीं आए प्लीज, ठीक है। यही हमको अच्छा नहीं लगता है, हम P1 बोला क्या नेक्स्ट क्लास के लिए।